फ्रीडम ऑफ हंटिंग। अब एक्ट के कारण लोग जंगलों में नहीं जा पा रहे थे, जिससे उनका घर नहीं चल रहा था, तो लोगों ने छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। और जैसे ही अंग्रेजों ने ये देखा तो अंग्रेजों ने शिकार पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन अंग्रेज खुद बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जैसे टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ। और जैसे ही लोगों ने ये देखा तो लोग अंग्रेजों के पास गए कि शिकार पर तो बैन है, फिर तुम क्यों कर रहे हो? तो अंग्रेज कहते हैं कि हम तो तुम्हें बचा रहे हैं, ये जानवर तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हें ना मार दे तो हम इन्हें मार रहे हैं। इससे लोग भी जानवरों को बड़ी संख्या में मारने लगे और अंग्रेजों ने ज्यादा जानवरों को मारने पर इनाम भी रखे, जिससे बहुत ज्यादा जानवर मरे और कई प्रजातियां लुप्त हो गई। वहीं 1875 से 1925 के बीच लगभग 80,000 टाइगर, 1.5 लाख लेपर्ड और 2 लाख वुल्फ को मारा गया। और इन्हीं में एक बंदा था जॉर्ज जूल, उसने अकेले ही 400 टाइगर्स को मारा था। अब अंग्रेजों का जैसे ही काम पूरा हुआ वैसे ही हंटिंग बैन। पीपल ऑफ बस्तर। सबसे पहले बात आती है बस्तर के इलाके की, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के इलाके को बस्तर का इलाका कहते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ है उसके वेस्ट से ईस्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है इतदावती नदी, और छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में मैदान है और साउथ में गोदावरी मैदान है। ट्राइबल कम्युनिटी इन बस्तर। बस्तर के इलाके में कई समुदाय रहते थे, जैसे मरिया, मुरिया, हलबा, भत्रा एटसेट्रा। बस्तर के इलाके में एक गांव से दूसरे गांव में लकड़ियां पहुंचाने पर भी टैक्स लगता था। और जो बस्तर के समूह का मुखिया था वो समय समय पर जंगलों की सुरक्षा के लिए मीटिंग रखता था, और जो लोग जंगलों की देखभाल करते थे उन्हें सैलरी के रूप में अनाज दिया जाता था। फियर ऑफ पीपल। औपनिवेशिक काल में 1905 के दशक में अंग्रेजों ने जंगलों पर कंट्रोल कर लिया, जिसे 2/3 हिस्से को रिजर्व कर दिया गया। इससे बस्तर के लोग परेशान हो गए और लोगों को जंगलों से निकाला जाने लगा। और जिन लोगों को वनों में रहने दिया जाता था उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता था, और वे शर्तें ये थी: फ्री में पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और जंगलों को आग लगने से बचाना होगा। अब 1899 से लेकर 1900 और 1907 से लेकर 1908 तक भयानक अकाल पड़ा, जिसने चिंगारी का काम किया, क्योंकि लोगों ने बाजारों व त्योहारों में डिस्कशन करा कि हमें अपने जंगलों को बचाना होगा। अब वनों में भी एक वन था जिसका नाम था कंगर वन, और कंगर वन में ध्रुवा नामक समुदाय रहता था। ये समुदाय इतना हरामी था कि अंग्रेज इन्हें करने के लिए जो कहते थे ये उसका उल्टा करते थे। जैसे अंग्रेज कहते थे कि हंटिंग मत करो, पर ये जरूर करते थे। एक बार ध्रुवा समुदाय ने विरोध किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लूटा और मारा, फिर भाग गए। इससे अंग्रेजों ने इस विरोध को कुचलना चाहा और अंग्रेजों ने ग्रुप बनाए और जंगलों में घुसकर तंबुओं को घेर लिया और फायरिंग कर दी। इससे कई लोग मारे गए, बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसे। लेकिन जो ध्रुवा समुदाय था वो भाग गया, जिससे ध्रुवा समुदाय की जीत हुई। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में अंग्रेजों को 3 महीने का समय लगा, जिससे कुछ समय के लिए जंगलों पर से एक्ट हट गए थे। इंडोनेशिया। अभी तक हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत के लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ। अब हम देखेंगे कि इंडोनेशिया के लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। चेंजेस इन जावाज फॉरेस्टी। इंडोनेशिया की ओर देखने पर हमें पता चलता है कि इंडोनेशिया में एक जगह है जावा, और जावा में चावल का उत्पाद बहुत ज्यादा किया जाता है। और भारत और इंडोनेशिया के रूल है वो 90% सेम है। सन 1600 में जावा की पॉपुलेशन 34 लाख थी, और ये लोग गाँव में रहते थे और पहाड़ों में घुमंतू व खेती समुदाय रहते थे। वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा के लकड़हारों को कलांग कहा जाता था। कलांग राजाओं के लिए महल बनाते थे। जो नीदरलैंड के राजा थे उन्हें डच कहते थे। वे थे तो राजा, पर उनके काम अंग्रेजों से मिलते जुलते थे। 18वीं शताब्दी में डचों ने जंगलों पर कंट्रोल कर लिया, जिससे कलांग ने महल तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वे लकड़ियां नहीं काट पा रहे थे। लेकिन डच ने रिवोल्ट को दबा दिया। इसके बाद सिर्फ खास कामों के लिए लकड़ियों को काटा जाने लगा, जैसे नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए एटसेट्रा। अब गाँव के लोगों को मवेशी चराने पर, लकड़ी काटने पर, जानवरों पर चढ़कर आने पर लोगों को दंड दिया जाने लगा। 1882 में जावा से 2,80,000 स्लीपर एक्सपोर्ट हुए, और डचों ने खेती की जमीन पर टैक्स लगा दिया, और जो टैक्स नहीं देता था उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता था, जैसे फ्री में पेड़ों को काटना पड़ेगा और भैंसों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। और इस व्यवस्था को ब्लैंड डॉगडियन स्टेन सिस्टम कहा गया था। सामिन्स चैलेंज।
अब डचों का विरोध करने के लिए एक बंदा आता है सामिन। वो अंग्रेजों से सीधे कहता है तुम इन चीजों पर अपना हक जमा रहे हो, तो क्या ये हवा तुम्हारी है, जमीन तुम्हारी है, पानी तुम्हारा है, लकड़ी तुम्हारी है? डच कहते हैं नहीं। सामिन कहता है इन पर किसी का भी अधिकार नहीं है, और सामिन का दामाद इन चीजों में उसके साथ था। 1907 तक 3000 लोगों ने ये मान लिया था कि इन चीजों पर किसी का भी अधिकार नहीं है, मेनली डचों का, और बाकी लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। वॉर एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड का जंगलों पर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा, और इस वक्त वन विभाग ने भी भारत में कई सारे पेड़ कटवाए ताकि युद्ध में मदद मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ जावा पर जापानियों की सेना जैसे ही कब्जा करने वाली थी, वहाँ के लोगों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसमें ये कुछ मशीनों और सागौन की लकड़ियों का विशाल ढेर को लेकर भाग गए, और जिन चीजों को ना ले जा सके उन्हें इन्होंने भस्म कर दिया। लेकिन कुछ भी चीज को जापानियों के हाथ ना लगने दिया सिवाय राख के। चेंज इन फॉरेस्ट्री। अब एशिया और अफ्रीका की सरकार को ये समझ आ गया था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री कम्युनिटी में तकरार पैदा होने लगी है, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती थी कि अब फिर से वनों का नुकसान हो। इसलिए सरकार ने वनों को बचाने के लिए लक्ष्य बनाया, और इससे सरकार को ये भी पता चल गया था कि अगर उन्हें वनों को बचाना है तो जंगलों में रहने वाले वन समुदाय की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपकी 9th क्लास में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना 9th एंड 10th की ऐसे ही आगे और वीडियोस देखने के लिए। बाकी आपको कुछ डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।